आज के टाइम में इस दुनिया में बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली कंपनी 1200 से भी ज्यादा मौजूद है। पर क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे पहली बिलियन डॉलर वाली कंपनी कौन सी थी? ये थी यूएसए स्टील। 1901 में 1.4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी थी और जिस कंपनी का मालिक था उसने यूएसए को 2 बार फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया था, जो अपने एक इशारे से कंपनी को बनाने से लेकर कंपनी को तबाह करने तक की ताकत रखता था। और जो आज अमेरिका सुपर पावर कंट्री है वो इसी इंसान की वजह से, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपने सामने झुकाने पे मजबूर कर दिया था। और जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन की, जिसकी पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस ने मॉडर्न अमेरिका की नींव रखी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक बनाया। और जेपी मॉर्गन ने आखिर ये कैसे कर दिखाया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1837 में, जब जेपी मॉर्गन का जन्म अमेरिका के हार्वर्ड में हुआ था। जॉन की फैमिली पहले से ही अमीर थी और उनके फादर जूनियर असिस्टेंट मॉर्गन एक बैंकर थे, साथ ही उनका होलसेल में भी काम हुआ करता था। जब जेपी मॉर्गन केवल 10 साल के थे उस टाइम पर उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी और अपनी सारी धन दौलत उनके लिए छोड़ चुके थे। इन पैसों से जॉन के फादर ने कंपनी के और ज्यादा शेयर खरीद लिए, साथ ही उस कंपनी का नाम बदलकर मैथर मॉर्गन को रख दिया। जॉन के जो फादर थे वो भी यही चाहते थे कि जॉन बैंकिंग सेक्टर में काम करे और इसी चीज के लिए वो उन्हें बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते। इसी के लिए वो साल 1851 में बॉस्टन पढ़ने के लिए जाते, लेकिन वो वहाँ पर रियोमेटिक फीवर का शिकार हो जाते। इसके जो सिम्टम्स होते वो इतने खतरनाक होते कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। अब जॉन की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो हमेशा से ही काफी अच्छी रही, पर बचपन में उनकी अपनी मेंटल और फिजिकल कंडीशन के लिए उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। अब जॉन के फादर का मानना था कि अगर उनके एनवायरमेंटल को चेंज कर दिया जाए तो शायद वो सही हो सकते। एक तरफ जहाँ जॉन की उम्र के बच्चे मैदान में खेला करते थे, वहीं जॉन केवल एक कमरे में बंद होकर केवल किताबें ही पढ़ा करते थे। जॉन के फादर का मानना था कि शायद जॉन का अगर हम एनवायरमेंटल चेंज कर दे तो शायद वो ठीक हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने जॉन को पोर्चुगल के एजोरस आइलैंड में भेज दिया। जॉन यहाँ पर 1 साल तक रुके और 1 साल के बाद ठीक होने के बाद वो वापस से पढ़ाई के लिए हॉस्टल चले गए। साल 1887 तक वो बॉस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो गए थे। इस समय तक जॉन के फादर लंदन शिफ्ट हो चुके थे और इस समय वो जॉर्ज पीओडी को नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में शामिल थे। अपने पिता के इन्फ्लुएंस से अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में जॉन को एक बैंकिंग सेक्टर में काम मिलता है, जो कि उनके पिता की कंपनी के ही काम संभाला करते थे। जॉन ने कुछ सालों तक बैंकिंग फर्म में काम किया और फिर साल 1971 में उन्होंने खुद की फर्म खोलने का निर्णय लिया, जिसका नाम था जे पियरपॉन्ट मॉर्गन एंड को। जॉन की ये कंपनी भी उनके पिता के एज अ बैंकिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि इससे पहले जॉन अपनी कंपनी को अमेरिका में फैला पाते उससे पहले सिविल वॉर शुरू हो गया और इस दौरान यूएस फेडरल ने एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसके अनुसार जिसकी उम्र 20 से 45 साल की है वो सभी वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि कंपलसरी था। पर यहाँ पर यूएस फेडरल ने एक शर्त रखी गई थी कि अगर कोई वॉर में नहीं जाना चाहता है तो उनको $300 पे करने पड़ेंगे, ताकि वो किसी और को वो पैसा देकर वॉर में सम्मिलित कर सके। अब जॉन के लिए $300 देना कुछ भी नहीं था, वो अपने देश से ज्यादा अपने बिजनेस से प्यार करते थे। वो $300 पे करके अपनी जान तो बचा लेते, साथ ही वो उस दौरान कंपनी का बेवकूफ बनाकर काफी ज्यादा अर्न प्रॉफिट कर लेते। जेपी मॉर्गन सिमोन स्टेवन नाम के एक डिप्लोमेट के साथ मिलकर एक राइफल को $3.5 में खरीदते और गवर्नमेंट को वही राइफल $22 में बेच देते। इसी वार के बीच वो अपने ही गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर अपने पैसों को 600% गुना कर देते। जॉन की जिंदगी में एक और माइलस्टोन आता है जब उनकी शादी अमीला स्ट्रगस से होती है। जॉन और अमीला 2 साल से साथ थे, लेकिन शादी के समय अमीला ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही थी। समय के साथ अमीला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जाती है और सिर्फ 4 महीने के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। 24 साल की उम्र में जेपी मॉर्गन अकेले पड़ चुके थे। अमीला के जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और अपने काम में डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। साल 1871 में जॉन के सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जब उनकी मुलाकात फिलाडेल्फिया एक फाइनेंशियल एथोनिक जॉस्पल ड्रेक्सल से होती है। दोनों मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को नाम की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शुरू करते हैं, जो बाद में चलकर जेपी मॉर्गन एंड को हो जाती है और जिसे आज के टाइम पर जेपी मॉर्गन चेस के नाम से जाना जाता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है। जब से जेपी मॉर्गन मार्केट में लिस्ट हुए तब से उनका स्टॉक प्राइस 1300% बढ़ चुका है।
जेपी मॉर्गन के अभी तक के करियर की बात करें तो वो हमेशा से अपने पिता के बिजनेस में शामिल रहे थे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी जान पहचान के चलते वो वेल्दी इन्वेस्टर को ऐसे बिजनेसमैन से मिलाते थे जिनके पास विजन तो होता था लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे, और इसी के बीच वो काफी अच्छा कमीशन अर्न कर लेते थे। सालों की मेहनत के बाद जेपी मॉर्गन ने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि वो बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट था अमेरिका रेलरोड सिस्टम। अमेरिका में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपनी पीक पर थी और ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाने के लिए रेल नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा था। जेपी मॉर्गन को यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि जिससे उनकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की लाइफ बदलने वाली थी। दरअसल उस टाइम पर अमेरिका में केवल 3 सेक्टर डोमिनेट कर रहे थे, स्टील, ऑयल और रेलरोड। ऑयल के शेयर मार्केट में जॉन टी रॉकफेलर की मोनोपोली थी, वहीं स्टील के शेयर मार्केट को एंड्रयू कार्नेग डोमिनेट कर रहे थे। पर रेल बोर्ड में उस समय किसी की भी मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस सेक्टर में कई छोटी छोटी कंपनी थी जिनको आपस में कम्पीट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस को कट करना पड़ता था। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे अपना गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने इस छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी के मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बेहतर किया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यूज करते हुए उन्होंने इन सारी कंपनियों को एक साथ मिक्स कर दिया। इससे मार्केट में रेल बोर्ड के सेक्टर की कंपनियां काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, और जेपी मॉर्गन की जितनी भी कंपनी थी वो प्राइस को लेकर अपनी मनमानी चलाने लग गई थी। और क्योंकि जेपी मॉर्गन रेल बोर्ड की लगभग सारी कंपनी में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुके थे, इससे यूरोपियन इन्वेस्टर का ध्यान अमेरिका के रेल बोर्ड की तरफ बढ़ा, और फिर इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी आ चुकी थी। एक तरफ जहां इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद वो आराम से उस पैसों को डबल होते हुए देखते थे, वहीं जेपी मॉर्गन की सोच बिल्कुल अलग थी। वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद वो उसमें अपना हक जमाने लग जाते थे। जेपी मॉर्गन ने अपनी इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए रेल रोड बोर्ड में इन्वेस्ट करना जारी रखा और अपनी वेल्थ को बढ़ाते चले गए। साल 1979 में जेपी मॉर्गन ने नॉर्थर्न पैसिफिक रेल रोड में $40 मिलियन का इन्वेस्ट किया, जिसके साथ ही अमेरिका के वर्ल्ड थर्ड रेल रोड नेटवर्क पर उनका कब्जा हो चुका था। अब ये कितनी बड़ी बात थी, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि उस समय का अमेरिका का स्टॉक मार्केट का 60% मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल रेल रोड पर ही डिपेंड था। ये वो दौर था जब अमेरिका की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, पर साल 1983 में इस एक्सपेंशन में एक तगड़ा झटका लगता है। यूएसए इकोनॉमी डिप्रेशन में चले जाती है और फॉरेन इन्वेस्टर अमेरिका के बॉन्ड को गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसको विड्रॉ करने लग जाते हैं। इससे अमेरिका का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा और एक के बाद एक कंपनियां बंद होती चली गई। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए $100 मिलियन का एक फंड बनाया हुआ था, पर साल 1985 आते आते ये केवल $9 मिलियन का रह चुका था। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप्रेशन था, जहां गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। इस कंडीशन से निकलने के लिए जेपी मॉर्गन अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने चाहते और उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक मास्टर प्लान बनाते। उनका प्लान था कि वो अपने साथी बैंकर के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाएंगे जो 3.5 मिलियन टन सोने के बदले में अमेरिका से $65 मिलियन के गोल्ड बॉन्ड खरीदेगी। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जेपी मॉर्गन की बात को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं था, और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए और सिर्फ 22 मिनट के अंदर उन्होंने सारे के सारे गोल्ड बॉन्ड को खरीद लिया। और फिर इकोनॉमी में पैसा आते ही फॉरेन इन्वेस्टर भी वापस आने लगे थे। अमेरिका इकोनॉमी को मिले इस बूस्ट के बाद स्टॉक मार्केट भी धीरे धीरे वापस आने लगा था, और 1897 में अमेरिका का जो डिप्रेशन चल रहा था वो भी खत्म हो चुका था। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका को डूबने से तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा भी उठाया। उनको गोल्ड काफी सस्ते रेट में मिल चुके थे। अब जेपी मॉर्गन दूसरे सेक्टर में भी अपना हाथ जमाना चाहते थे। अब उन्होंने फेडरल स्टील के नाम से एक कंपनी बनाई जो कि एंड्रयू कार्नेगी को टक्कर देने का सपना देखती थी, पर 1901 में एंड्रयू कार्नेगी काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। वो अपने स्टील के बिजनेस को सेल करना चाहते थे। जेपी मॉर्गन ने इसी कंपनी को खरीदने के लिए अपनी पेशकश कर दी। एंड्रयू कार्नेगी ने इस कंपनी को बेचने के लिए $480 मिलियन की मांग करी थी, जिसको जेपी मॉर्गन ने एक्सेप्ट कर लिया और वो कंपनी उनके नाम हो गई। जेपी मॉर्गन ने अपनी फेडरल स्टील कंपनी के साथ एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी को मिलाकर एक नई कंपनी बना दी, जिसका नाम था यूएसएस स्टील, और साल 1901 में $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ वो वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी। ये वैल्यूएशन तब अचीव किया गया था जब अमेरिका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वैल्यूएशन केवल $9 बिलियन का था। अब जेपी मॉर्गन इस स्टील की कंपनी का टोटल पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे। जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के एक्सपेरिमेंट के लिए भी फंडिंग करी थी, और एडिसन इलेक्ट्रिक को दूसरी इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ जोड़कर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाना, इसका क्रेडिट भी जेपी मॉर्गन को ही जाता है। अब साल 1907 में एक बार फिर से अमेरिका में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। इस साल न्यूयॉर्क सिटी की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी नाइक ब्रोकर ट्रस्ट कोलैप कर जाती है।
जिसके कारण न्यूयॉर्क के कई बैंक विड्रॉ करने पर रोक लगा देते हैं। इससे बाहर के इन्वेस्टर का ट्रस्ट बैंकों से कम होता जाता है और उस टाइम पर कैश विड्रॉल अपने पीक पर पहुंच जाता है। एक साथ इतने सारे विड्रॉल को इकोनॉमी झेल नहीं पाती है और कई सारे बैंक कोलैप्स हो जाते हैं और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने बैंक के पैसों को थोड़ा स्लो गिरने के ऑर्डर दे दिए थे। उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि जेपी मॉर्गन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी को केवल एक इंसान बचा सकता था। इसलिए उस टाइम के प्रेसिडेंट ने अपनी दुश्मनी भुलाकर जेपी मॉर्गन के साथ हाथ मिला लिया। इस बार भी जेपी मॉर्गन के पास इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक मास्टर प्लान था। जेपी मॉर्गन मेडिसन एवेन्यू में मौजूद एक लाइब्रेरी में बड़े बड़े वेल्दी इन्वेस्टर को बुलाते हैं, साथ ही उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। जेपी मॉर्गन चाहते थे कि जो इन्वेस्टर है वो अपने सामने खड़ी छोटे छोटे बैंकों को खरीद ले। इससे सारे बैंक्स को कोलैप्स होने से नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन इकोनॉमी को रिवाइव जरूर किया जा सकता था। इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने ही कॉम्पिटिटर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, पर जेपी मॉर्गन अपनी इस जीत पर खड़े रहे। उन्होंने इन्वेस्टर को तब तक बाहर नहीं जाने दिया जब तक सारे लोगों ने उस पर साइन नहीं कर दिया। साल 1907 का ये क्राइसिस केवल 3 हफ्तों तक चला और फिर से जेपी मॉर्गन ने अमेरिका को बर्बाद होने से बचा लिया। हालांकि देश को इतनी बड़ी क्राइसिस से निकालने के बाद भी वो अमेरिकन की नजरों पर हीरो नहीं बन पाए। देश के लोग समझ चुके थे जेपी मॉर्गन केवल अपने यूज के लिए ही ये सब करता है, ताकि हर जगह उसकी मोनोपोली क्रिएट हो सके। वो नहीं चाहते थे कि रेल रोड और स्टील जैसे बड़े सेक्टर में जेपी मॉर्गन की मोनोपोली हो और क्राइसिस के समय देश को केवल एक इंसान पर निर्भर रहना पड़े। अब अमेरिका में जेपी मॉर्गन के खिलाफ काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो चाहते ही थे कि जेपी मॉर्गन की मोनोपोली खत्म हो सके। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर जेपी मॉर्गन के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जेपी मॉर्गन के पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने रेल रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान कई फाइनेंशियल लूप होल डिस्कवर किए। जेपी मॉर्गन ने वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ एक कम्युनिटी बना ली थी, जो कि पूरे देश को इनडायरेक्टली फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे थे। इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट और साउथ बैंकिंग एंड करेंसी कम्युनिटी पूजो कमेटी बनाती है। जेपी मॉर्गन के साथ काफी लंबे समय तक पूछताछ की गई, लेकिन इससे पहले कमेटी कोई अंजाम तक पहुंचती कि उससे पहले 13 मार्च 1913 को जेपी मॉर्गन की मौत हो गई। अब अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन की नेटवर्थ की, तो वो आज के टाइम पर $25 बिलियन की थी। जेपी मॉर्गन की कंपनी जेपी मॉर्गन एंड को साल 2000 में चेज बैंक के साथ मर्ज हो गई और आज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में $3 ट्रिलियन की एसेट्स को मैनेज कर रही है, जो जेपी मॉर्गन चेज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार उसे वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक बनाता है। किसी के लिए जेपी मॉर्गन हीरो था और किसी के लिए जेपी मॉर्गन एक विलन। जेपी मॉर्गन की इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।